बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू अनदर वीडियो। अगर आप माल्टा, तुर्की या यूरोप की किसी भी कंट्री का वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी जिसमें आपने देखा होगा कि आपको फ़लाँ कंट्री का वीज़ा अप्लाई करने के लिए ये काम करने चाहिए। आज की वीडियो थोड़ी डिफरेंट है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप माल्टा, तुर्की या किसी भी यूरोपियन कंट्री का वीज़ा अप्लाई करें तो ये 5 काम आपने नहीं करने, वरना आपका वीज़ा नहीं लगेगा। आप देख रहे हैं वर्ल्ड वीज़ा चैनल, मेरा नाम है सईद। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। वो दोस्त जो चैनल पे नए हैं उनसे गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल का बटन दबाइए ताकि आपको इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मिलती रहे। दोस्तों, अगर आप हमारी कुछ पिछले दिनों की रिलीज़ की गई वीडियोस देखें तो उसमें मोस्टली हमने वीडियोस बनाई हैं तुर्की और माल्टा से रिलेटेड, तुर्की और माल्टा के वर्क और विज़िट वीज़ा से रिलेटेड। उसके बाद हमें काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स मिले यूट्यूब पे, फेसबुक पे और ईमेल आई। कुछ दोस्तों ने जिन्होंने वीज़ा अप्लाई किया था उनका कहना ये था कि उन्होंने एज़ पर एम्बेसी रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट लगाए थे लेकिन फिर भी उनका वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया। तो हमने उनसे उनके रिफ्यूज़ल लेटर मंगाए। वो रिफ्यूज़ल लेटर देखने के बाद और पिछले 1 या 2 साल की अगर मैं बात करूं, जितने भी मैंने रिफ्यूज़ल लेटर देखे दोस्तों के, जानने वालों के, या जो भी मुझे ईमेल करते हैं या कमेंट्स करते हैं, उनसे मैंने रिफ्यूज़ल लेटर मंगाने के बाद देखे तो उन सब को मैंने कंपाइल किया है। उन सब में जो कॉमन चीज़ें थी वो 5 कॉमन चीज़ें थी जो मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। अगर आप वीज़ा अप्लाई करने का सोच रहे हैं तो इन 5 चीज़ों से बचें तो डेफ़िनेटली आपको ज़रूर हेल्प मिलेगी आपका वीज़ा लगने में। दोस्तों, नंबर 1 मिस्टेक जो आप लोग करते हैं वो ये है कि आप प्रोसेसिंग टाइम जो वीज़ा एप्लीकेशन का होता है उसको सीरियस नहीं लेते, जिसकी वजह से आपका वीज़ा रिफ्यूज़ होता है। अब सवाल ये उठता है कि प्रोसेसिंग टाइम एम्बेसी कैसे डिसाइड करती है कि वीज़ा एप्लीकेशन का प्रोसेसिंग टाइम कितना है। ये डिपेंड करता है कंट्री टू कंट्री, नेशनैलिटी टू नेशनैलिटी। जैसा कि आपकी कंट्री में वीज़ा इशू करने के लिए प्रोसेसिंग टाइम कितना है, एम्बेसी ऐसे डिसाइड करेगी कि उनको 1 महीने में कितनी एप्लीकेशन मिलती हैं, उनके पास कितना स्टाफ है जो आपकी एप्लीकेशन को हैंडल करता है, और आपकी कंट्री में वीज़ा एप्लीकेंट की क्रिमिनल या ट्रैवल हिस्ट्री चेक करने की ज़रूरत है कि नहीं है। ये वो ऐसी चीज़ें हैं जिनकी बेस पे एम्बेसी डिसाइड करती है और पब्लिश करती है कि हमारा वीज़ा एप्लीकेशन टाइम फ़लाँ कैटेगरी के लिए इतना है। तो सबसे पहले आपने ये करना है कि आपने वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम को सीरियसली लेना है। अगर एम्बेसी बोल रही है कि हमें आपका वीज़ा प्रोसेस करने के लिए 15 वर्किंग डेज़ चाहिए, तो उसमें आप फ्राइडे, सैटरडे या जो भी आपकी कंट्री में छुट्टी का दिन है, सैटरडे, संडे है, तो वो आप इंक्लूड नहीं करेंगे। इसका मतलब है कि 15 वर्किंग डेज़ प्लस 2 जो हॉलीडे हैं वो इंक्लूड करें तो ये टोटल 19 दिन बनते हैं। तो कम से कम 19 दिन पहले आपको वीज़ा अप्लाई करना है, लेकिन आप कोशिश करें कि 19 की बजाय 1 महीना पहले वीज़ा अप्लाई करें ताकि एम्बेसी को इनफ टाइम मिले कि वो आपका वीज़ा प्रोसेस कर सके। ये उनकी मर्ज़ी है, अगर उन्होंने 15 डेज़ कहा है तो वो 2 दिन में भी कर सकते हैं, 3 दिन में भी कर सकते हैं, लेकिन जितना मिनिमम एम्बेसी कह रही है इतना ज़रूर आप फॉलो करें। 15 डेज़ का मतलब है कि आप कम से कम 19 या 20 डेज़ पहले वीज़ा अप्लाई करें। नंबर 2 पे दोस्तों लोग जो मिस्टेक करते हैं वो ये है कि वो इनकम्प्लीट या फेक डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं। जैसा कि एम्बेसी ने एक चेक लिस्ट दी होती है कि आप जब भी वीज़ा अप्लाई करें, टूरिस्ट वीज़ा के लिए, वर्क वीज़ा के लिए, जब भी आप वीज़ा अप्लाई करते हैं तो आप मेक श्योर करें कि आप जो भी डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहे हैं एम्बेसी की एज़ पर रिक्वायरमेंट सबमिट कर रहे हैं, कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग तो नहीं है। कुछ लोगों का अगर ऐसा डॉक्यूमेंट जो एम्बेसी कंपलसरी मांगती है मिसिंग हो, उनके पास ना हो, तो वो क्या करते हैं, वो फेक डॉक्यूमेंट रेडी करके अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर देते हैं। देखें, जो वीज़ा ऑफिसर होते हैं वो हाईली ट्रेंड होते हैं, उनके लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगता आपके एप्लीकेशन देख के सभी चीज़ों को कंपाइल करके कि ये डॉक्यूमेंट फ़ेक है या नहीं। इसलिए जब भी आप वीज़ा एप्लीकेशन सबमिट करें तो आप अपने कंप्लीट डॉक्यूमेंट सबमिट करें। अगर आपके पास जो कंपलसरी डॉक्यूमेंट है उन डॉक्यूमेंट में कोई ऐसा डॉक्यूमेंट जो नहीं है तो वो आप अपने कवर लेटर में मेंशन करें कि आपके पास वो डॉक्यूमेंट क्यों नहीं है और आप क्यों उस डॉक्यूमेंट के बगैर भी वीज़ा अप्लाई करने के अहल हैं, एलिजिबल हैं, या आप अपने आप को सपोर्ट कर सकेंगे, या आप
इस कंडीशन में पूरा नहीं उतरते कि अगर आपके पास वो डॉक्यूमेंट नहीं तो आप वीज़ा अप्लाई करने के अहल नहीं। तो ये उसमें मेंशन करें अपने कवर लेटर में। इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट की बात की जाए तो एक्सेप्टेबल, नो प्रॉब्लम। अगर आपने इनकम्प्लीट एप्लीकेशन सबमिट की, नो वरी, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाएगा उस डॉक्यूमेंट की वजह से। लेकिन अगर आपने फेक डॉक्यूमेंट लगाया तो खाली आपका वीज़ा रिफ्यूज़ नहीं होगा, उसमें मोस्टली जो कंट्रीज़ हैं वो आप पे बैन भी लगा सकते हैं। बैन लगाने का मतलब है कि आप उस कंट्री में कुछ अरसे के लिए, कोई 5 साल का लगाएंगे, कुछ डिपेंड करता है कंट्री टू कंट्री, कोई 3 साल का बोलेंगे कि आप पे बैन है, आप दोबारा वीज़ा एप्लीकेशन सबमिट नहीं कर सकते। तो बेहतर है कि फ़ेक और इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट सबमिट करने से पहले आप कोशिश करें कि आप कंप्लीट डॉक्यूमेंट सबमिट करें, और अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं तो उसको एक्सप्लेन करें कि वो आपके पास क्यों नहीं है। जो लोग मिस्टेक करते हैं वो होती है उनके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट से रिलेटेड। फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट में सबसे इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है वो होता है आपकी बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट की बेस पे वीज़ा ऑफिसर डिसाइड करता है कि आपको वीज़ा देना है कि नहीं देना। काफ़ी लोग ये समझते हैं कि अगर बैंक स्टेटमेंट जब आप वीज़ा अप्लाई करें तो उसमें काफ़ी ज़्यादा पैसे हों तो आपके वीज़ा लगने के ज़्यादा चांस है। ऐसा किसी हद तक पॉसिबल भी है, लेकिन उसमें मेन ये चीज़ है कि जब आप वीज़ा अप्लाई करें तो उससे 1-2 दिन पहले या कुछ दिन पहले ऐसा अमाउंट ट्रांसफ़र मत करें जिसको हम फ़ंड पार्किंग कहते हैं, यानी ऑल ऑफ सडन एक बड़ी अमाउंट डाल दें अपना बैंक बैलेंस ज़्यादा शो करने के लिए कि जिस दिन आपने वीज़ा अप्लाई करना है तो आपको अमाउंट जो है, आपका जो बैलेंस है वो ज़्यादा शो हो। इसको फ़ंड पार्किंग कहते हैं। फ़ंड पार्किंग अगर आप करेंगे तो ये आपके हक़ में नहीं, आपके अगेंस्ट जाएगी। वीज़ा ऑफिसर ये समझेगा कि ये जो फ़ंड अकाउंट में डाले गए हैं वो सिर्फ़ इस पर्पज़ के लिए डाले गए हैं कि आपका वीज़ा लग जाए, और ये फ़ंड जब आप अपने ट्रिप पे जाएंगे आपके पास अवेलेबल नहीं होंगे इस्तेमाल करने के लिए, इसलिए वो उन फ़ंड को बिल्कुल भी कंसीडर नहीं करते। इनफैक्ट वो आपके अगेंस्ट जाते हैं जो आप फ़ंड सबमिट करते हैं अपने अकाउंट में कुछ दिन पहले या 1-2 दिन पहले वीज़ा अप्लाई करने के। क्योंकि मोस्टली लोग ये करते हैं जब वो फ़ंड अपने अकाउंट में डाल देते हैं कहीं से भी अरेंज करके, या इवन जेन्युइन उनके अपने पैसे होते हैं तो वो उन फ़ंड का सोर्स नहीं देते। नंबर 4 पे जो लोग मिस्टेक करते हैं वो ये है कि इवन जो जेन्युइन एप्लीकेंट होते हैं उनसे भी ये मिस्टेक हो जाती है कि वो अपने कंट्री के साथ स्ट्रॉन्ग सोशल टाइज शो नहीं कर पाते, जिसमें क्लियरली मेंशन होता है रिफ्यूज़ल लेटर में कि आपके पास वापस आने की कोई रीज़न नहीं। अपनी कंट्री के साथ स्ट्रॉन्ग सोशल टाइज आप कैसे शो कर सकते हैं, उसमें बेस्ट एग्जांपल ये है कि अगर आप शादीशुदा हैं और अकेले जा रहे हैं तो आप अपना मैरिज सर्टिफिकेट साथ लगाएं। अगर बच्चे हैं तो उनके बर्थ सर्टिफिकेट साथ लगाएं। अगर आपके नाम पे कोई बिज़नेस है, प्रॉपर्टी है, तो उनके डॉक्यूमेंट साथ लगाएं कि मेरी ये प्रॉपर्टी है, मेरा ये बिज़नेस है, मैं अपना ट्रिप कंप्लीट करके वापस आऊँगा। तो बहुत से जो लोग मिस्टेक करते हैं, इवन जो जेन्युइन विज़िटर होते हैं उनसे भी ये मिस्टेक हो जाती है कि वो अपनी कंट्री के साथ स्ट्रॉन्ग सोशल टाइज शो नहीं कर पाते, या उनको पता नहीं होता कि ये शो करना ज़रूरी है। तो ये कंपलसरी करें, ये डॉक्यूमेंट में से कोई भी डॉक्यूमेंट जो आप पे फिट बैठता है वो अपनी एप्लीकेशन के साथ ज़रूर लगाएं। दोस्तों, 5वीं और आखिरी मिस्टेक जो लोग करते हैं वो होती है उनकी प्रीवियस ट्रैवल या इमिग्रेशन हिस्ट्री। फ़र्ज़ करें अगर आप पहले यूके रहते थे और आपको वहाँ पे कोई प्रॉब्लम हुई, आपको वहाँ से निकाल दिया गया, या जो भी सरकमस्टांस थे, आप वापस अपनी होम कंट्री में आ गए। अब दोबारा आप उस यूके का वीज़ा अप्लाई करें और उसमें एप्लीकेशन में ये मेंशन करें कि आप पहले यूके नहीं गए या आपने इससे पहले यूके का वीज़ा अप्लाई नहीं किया, तो वो भी प्रॉब्लम होती है। एम्बेसी के पास आपका सारा डाटा मौजूद होता है, स्पेशली जब से इलेक्ट्रॉनिक डाटा कलेक्ट करना एम्बेसी स्टार्ट हुई हैं तब से उनके पास अप टू डेटेड डाटा होता है। आपके फिंगरप्रिंट से, आपके डेट ऑफ बर्थ से, आपके नाम से वो डेटा सर्च कर सकते हैं कभी भी किसी टाइम पे। और दूसरा ये भी होता है कि कुछ ममालिक की आपस में डेटा शेयरिंग होती है, जैसा कि बात की जाए तो मोस्टली कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया, इनकी आपस में डेटा शेयरिंग है। वो जब भी आप किसी एक कंट्री का वीज़ा अप्लाई करेंगे और आपको किसी दूसरी कंट्री में आपके कुछ इशू था, कुछ प्रॉब्लम थी, तो
वो अपना डाटा एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं। अगर उनको कुछ प्रॉब्लम हो उस एप्लीकेंट से रिलेटेड, अगर वो वेरीफाई करना चाहें उस एप्लीकेंट का डाटा, तो वो एक दूसरे से डाटा मांग सकते हैं। तो दोस्तों, जब भी आपने वीज़ा अप्लाई करना है तो आप वीज़ा एप्लीकेशन में देखेंगे कि उसमें पूछा जाता है कि आपका पहले हमारी कंट्री का या किसी और कंट्री का वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ, तो उसमें जो आप करेक्ट आंसर है वो उसमें लिखें। स्पेशली उस कंट्री से रिलेटेड तो ज़रूर करेक्ट लिखें जिसमें आप वीज़ा अप्लाई करने लगे हैं। अदरवाइज़ अगर आप लिखेंगे कि नहीं, आपने पहले वीज़ा अप्लाई नहीं किया और उनके डेटा में निकल आया कि आपने ऑलरेडी वीज़ा अप्लाई किया था और वो क्यों रिफ्यूज़ हुआ था, तो ये एक नेगेटिव पॉइंट होगा आपके जो फ्यूचर एप्लीकेशन होंगी उसके लिए भी। दोस्तों, ये 5 ऐसी चीज़ें थी जो हमने बहुत रिसर्च करके ढूंढ के लाए, सब जितने भी रिफ्यूज़ल लेटर थे उनमें से कि क्या कॉमन ऐसी चीज़ें हैं जो सबसे ज़्यादा लोग मिस्टेक करते हैं। तो ये 5 ऐसी मिस्टेक थी जो सबसे ज़्यादा रिपीट की गई और सबसे कॉमन हमें मिली सभी रिफ्यूज़ल लेटर में, चाहे वो कनाडा का वीज़ा हो, यूके का हो, तुर्की का हो या माल्टा का या किसी भी शेंगन कंट्री का वीज़ा हो। जो मोस्ट प्रॉबली मिस्टेक थी जिनको बार बार रिपीट किया गया वो ये 5 थे जिसकी वजह से उनके वीज़े रिफ्यूज़ हुए। तो आपके सामने ये 5 मिस्टेक रखने का मकसद ये है कि आप दूसरों के बैड एक्सपीरियंस से सीखें। अगर उन्होंने ये मिस्टेक की, उनका वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ, तो आप कोशिश करें जब आप वीज़ा अप्लाई करें तो ये 5 चीज़ों से बचें। आपका इस वीडियो से रिलेटेड या किसी और वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो कमेंट्स कीजिए, ईमेल कीजिए। हम कोशिश करेंगे कि आपके कमेंट्स और ईमेल का जितनी जल्दी हो सके जवाब दे सकें। थैंक यू वेरी मच।